ना इधर आके। जवान हो गए। इधर आ जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने थर्ड स्टेज समझ ली थी, किसकी? प्याजे की। अब फोर्थ स्टेज को हम डिस्कस करेंगे। थर्ड स्टेज में अभी हमारे कुछ पॉइंट्स रहते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अगला है रिवर्सिबिलिटी। जैसे कि स्टेज टू में क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी होती है ना। मतलब बच्चा जो है वो 5 के बाद उल्टी गिनती नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पे बच्चा कर पाएगा। 5 4 3 2 1। रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है। बच्चा क्लासिफाई भी कर पाएगा और उसको सीक्वेंस में भी लगा पाएगा। अब बच्चा बता पाएगा कि भी जो मैं अगर आपसे पूछूं कि डॉल्फिन, बताओ डॉल्फिन किस कैटेगरी में आती है? फिश है? क्या है डॉल्फिन? एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल है, लेकिन हम उसको किस में काउंट करते हैं? डॉल्फिन को, वेल को? फिश है या मैमल है? मैमल। यस। तो अब बच्चा भी बता पाएगा कि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे उनको कैटेगराइज कर पाएगा। बच्चों में कॉन्क्रीट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। कॉन्क्रीट थिंकिंग का मतलब होता है नीड ऑफ टेंजिबल एग्जाम्पल्स। अब टेंजिबल एग्जाम्पल्स का मतलब क्या हो गया कि बच्चा जो वास्तविक उदाहरण है उनको देखकर लॉजिक लगाना शुरू कर देगा। तो बच्चा यहाँ पे वास्तविक उदाहरण के आधार पर तर्क लगाना शुरू कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आप बच्चों को समझाना चाहते हो दिन और रात कैसे होते हैं, तो आप उनको मॉडल के थ्रू समझाएंगे तो बच्चा समझ जाएगा। लेकिन उसको उदाहरण चाहिए, तभी वो समझेगा, अदरवाइज नहीं समझेगा। चलिए स्टेज 3 समझ आ गया, आगे आ जाए। अब है हमारा स्टेज 4। स्टेज 4 का नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज है 11 से 15 साल। इन बच्चों में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डिडक्टिव लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप होती है। इसको लिख लो, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। समझाऊं? अब देखो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ये बिल्कुल अपोजिट है कॉन्क्रीट के। नो नीड ऑफ टेंजिबल एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या हुआ, अब वास्तविक उदाहरण दिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चा अपनी कल्पनाओं के द्वारा सीख पाएगा। अब जैसे कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनके किताबों में से चित्र भी गायब हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे बच्चा चीजों को पढ़ेगा, सुनेगा और उसको इमेजिन करके सीख पाएगा। अब आपको मॉडल दिखाने की जरूरत नहीं है, दिन और रात क्यों होते हैं या मौसम क्यों बदलते हैं, वो बच्चे को आप वर्बली समझाओगे, बच्चा समझ जाएगा। बच्चा डिडक्टिव लॉजिक स्टार्ट कर देता है करना, मतलब बेसिक रूल्स को अप्लाई करना शुरू कर देता है। तो रूल्स टू एग्जाम्पल जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम कहते हैं डिडक्टिव लॉजिक।
तो बच्चे को बेसिक रूल को अप्लाई करेगा, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, हर चीज के लिए उदाहरण लेने की जरूरत नहीं है। बच्चा इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है। अब उसे हर चीज के लिए अपने माता पिता की गाइडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो खुद के डिसीजंस भी ले पाता है। फोर्थ पॉइंट कहता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पना। देखो, परिकल्पना का मतलब होता है अजम्पशंस बना लेना, ऐसी अजम्पशंस जो अभी फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंची है, उससे पहले मान लेना कि हम किसी काम को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि देखो, अभी जो मेन प्रॉब्लम है हमारे देश की या पूरी दुनिया की, वो क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम पूरी दुनिया की, बताओ। मैम ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना। अब मैंने कहा, आपने कहा भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अब हम पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करें भाई? कैसे कंट्रोल कर पाए, बताओ। मैम वन चाइल्ड पॉलिसी। वन चाइल्ड पॉलिसी, पता है कितनी खतरनाक थी ये पॉलिसी? चाइना ने भी खत्म कर दी। आपको पता है चाइना ने बंद कर ये दी तो पॉलिसी। रीजन, वन ये तो चाइल्ड पॉलिसी से क्या हुआ, उसके देश में जो अ, बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई और जो यंग पीपल थे उनकी संख्या बहुत कम हो गई, तो उसने भी बंद कर दी ये पॉलिसी, फिर से टू चाइल्ड पे आ गया। और क्या करें? बेसिकली अवेयरनेस होनी चाहिए मैम लोगों के बीच में, लाइक। अवेयर कर दो कि ठीक है भाई, कम बच्चे उतना ही अच्छा है। हम्म। और क्या कर सकते हैं पॉपुलेशन से लड़ने के लिए? हमने अवेयरनेस दे दिया, कुछ पॉलिसीज, वन चाइल्ड पॉलिसी तो बहुत खराब चीज है, इसको तो नहीं ला सकते। और क्या करें? मैम वी हैव लॉट ऑफ किड्स इन द ऑर्फनेज, तो वो अडॉप्शंस भी हो सकती हैं बच्चों की। अडॉप्शन का हम लोगों के लिए, उसके लिए अवेयर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि आप बच्चों को अडॉप्ट कीजिए। यस। हम्म। और क्या ला सकते हैं? हम भी एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा हम आगे बढ़ाएं। और सोचो सोचो सोचो। अवेयरनेस। अवेयरनेस, हमने अवेयर कर दिया, हम मतलब हमने ये तीन पॉइंट्स यहाँ पढ़े कि भाई ये तीन पॉइंट से ही हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। मैम इक्वलिटी इन बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा, ठीक है। अब सबने यहाँ पे अपने अपने मुद्दे रखे कि देखिए, बेसिकली जो है भी, किसी ने कहा कि वन चाइल्ड पॉलिसी ले आइए, किसी ने कहा कि भी जो अनाथ बच्चे हैं उनको गोद लेने के लिए लोगों को मोटिवेट कीजिए, किसी ने कहा भी जागरूक कर दीजिए, किसी ने कहा कि भी शिक्षा और या फिर प्रशिक्षण को आदर्श माना जाए। अब यहाँ पे कोई कहेगा कि भी जितना ज्यादा हो भी, जो छोटे परिवार हैं उसके बेनिफिट्स लोगों को बताए जाएं। तो बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे हम चीजें हम मान रहे हैं कि हम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बट जरूरी नहीं है ना कि ये सारी चीजें लागू होने पे भी हमारी जनसंख्या कंट्रोल हो पाएगी, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। हमने ये क्या बनाई, यहाँ अजम्पशन बनाई है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे पॉसिबिलिटी है कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। आया समझ? तो किसी भी फाइनल कंक्लूजन से पहले जो आप क्या बना लेते हो, अजम्पशंस बनाते हो, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस बनाना। इस अवस्था में बच्चा हाइपोथेसिस बना लेता है। तो ये थी प्याजे की थ्योरी। अब अगला थ्योरी है हमारा किसका? सोशो कल्चरल थ्योरी। मैम जस्ट एक्चुअली अभी पियाजे की थ्योरी करी है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो हम्म। जरूरी है दैट वी राइट दिस क्रिटिसिज्म भी है, अप्लाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग पियाजे व्यूज, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस वगैरह इसमें है पॉइंटर्स, तो वो ऐड एजुकेशन, करने जरूरी है। नहीं नहीं, आप सॉरी। पहले तो प्याजे को इन ब्रीफ समझाएंगे कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। हाँ हाँ। उसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसके सिंपल रहेंगे कि प्याजे ना बच्चे को इंडिपेंडेंट लर्नर मानता था, कि बच्चा ना ओके। क्या होता है, एक डिस्कवर की तरह काम करता है। एक सेकेंड में फाइल हम्म। ओपन कर दूं। तो अब हम यहाँ पे उसको क्या कैसे सिखाएंगे? अब प्याजे कभी नहीं कहते थे कि बच्चा जो है वो सोसाइटी से सीखेगा या लोगों से सीखा था। प्याजे कहते थे कि बच्चे को बस आप क्या दे दीजिए, अपॉर्चुनिटी दे दो, बच्चा खुद से सीख लेगा। तो हम्म। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे?
सिंपल से होंगे हमारे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, कि बच्चे को ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाए जिसमें वो डिस्कवरी करके सीखे, खोज करके सीखे, है ओके। ना। हाँ, लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करो। अब इसके हम एजुकेशनल एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं भाई, लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट कीजिए, डिस्कवरी लर्निंग को प्रमोट करो, बच्चा खुद से डिस्कवर करे, हम्म। है ना। और उसको भी एक्सप्लोरेशन को और ज्यादा उसको गाइडेंस दीजिए ताकि बच्चा एक्सप्लोर कर पाए, हेल्प कीजिए, हेल्प मींस उसको प्लेटफॉर्म दे दो एक्सप्लोर करने के लिए। सेल्फ इंक्वायरी मेथड आप इसमें यहाँ पे यूज कर सकते हो, बच्चों को इंक्वायरी मेथड यूज करने को मोटिवेट कीजिए, मतलब बच्चों को ना इंडिपेंडेंट माना है कि बच्चा खुद से चीजें कर सकता है, तो ऐसे आप टास्क यूज करेंगे जिसमें वो दूसरों पे निर्भर नहीं है, अपने आप से कोई भी टास्क कर पाए। ओके। मैम जस्ट वन मोर थिंग मेरे को पूछना था, जैसे आपने ये पियाजे की थ्योरी करवा दी, अब आपने जैसे हमें पॉइंटर्स दिए हैं स्टेज वन हम्म। में, जैसे ये 3 पॉइंट्स थे, ऑब्जेक्ट परमानेंस, हम्म। सेंसरी मोटर स्किल्स एंड लर्न अबाउट थ्रू सेंसेस एंड मोटर स्किल्स। देन हम्म। प्री ऑपरेशनल में हमारे आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसमें भी पॉइंटर्स थे। फॉर एग्जाम्पल हम्म। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज के अंडर था सिंबॉलिक प्ले, एनिमिस्टिक एंड ऑल। तो हम्म। अगर जब हम एग्जाम एग्जाम में आंसर दे रहे हैं, तो ये जो पॉइंटर है इसमें अगर हम 2-3 लाइन बस ऐड कर दे एंड ये पूरा एक पैराग्राफ बन जाए, इज इट इनफ या इसको और बहुत है, प्री? बहुत है, बहुत है, बहुत है। इससे ज्यादा आपके पास टाइम भी नहीं होगा ना बहुत सारे आंसर्स लिखने। हाँ जी। हाँ, इनफ है, ठीक। इतना कर दोगे बहुत है। अभी तो आपको ये भी सीखना पड़ेगा ना, एक्चुअल में होता क्या है डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में, बच्चे हम्म। मैक्सिमम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 2 या 3 आंसर्स तो बहुत लेंदी लिख देते हैं, सारा टाइम वहां हम्म। लग। अब टाइम कम है, बाकी के आंसर्स कम कम लिख के आते हो ना, तो अभी बैलेंस कर लेना कि भाई इससे ज्यादा नहीं लिखना। और एक्स्ट्रा शीट्स तो मिलती नहीं है, एक बुकलेट ही मिलती है आपको पूरी की पूरी। तो हाँ, तो इसके लिमिट साथ में लिखो। साथ साथ एग्जाम्पल्स भी देते रहे। हाँ, एग्जाम्पल्स तो बिल्कुल दो। बट अगर एग्जाम्पल्स में जाएंगे वो तो फिर काफी लेंदी हो जाएगा, शॉर्ट में बिकॉज लिखो ना, एग्जाम्पल। शॉर्ट, शॉर्ट में इन शॉर्ट, एग्जाम्पल दो इन शॉर्ट। ठीक है, थैंक ओके। अगला थ्योरी है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये दिया था लेव वाइगोस्की ने। पेज नंबर इंग्लिश के बच्चे बता दें कहाँ पर है, और हिंदी के बच्चे भी, मैं ताकि दूसरे बच्चों को भी बता दूं, हिंदी और इंग्लिश की बुक में कहाँ पे दिया हुआ है, वाइगोस्की का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। मैं ही देख लेती हूँ एक बार, आई हैव आई थिंक पीडीएफ। देखो ये इंग्लिश की बुक में दिया हुआ है। यू। वाई गॉट्सकी मैम नहीं है। अच्छा, देख लेती उसके बाद कोहेल्सबर्ग है। या जी। हूँ, ऐसा हो नहीं सकता वाइगोस्की ना हो, बट मैं देख रही हूँ एक बार। Kohlberg stages of moral development, Erikson stages of psychological development, factor influencing development. ठीक है, बट होगा आगे होगा ही नहीं, क्योंकि वैगोस्की की थ्योरी तो जरूर आती है। हम्म। चलो, अगर दिखेगी तो बताना, वैसे है वैगोस्की की ना, हो सकता है अंदर किसी और यूनिट में है इसका, इसका भी थ्योरी। ओके, तो हम कोलबर्ग थ्योरी कर लेते हैं, मैं एक बार और देख लेती हूँ। पियाजे हो गया, मोरालिटी, ओके। कोलबर्ग का हो गया, जीन पियाजे का भी मोरालिटी है, सोशल डेवलपमेंट। अच्छा, एक बार ना ये पेज नंबर हिंदी वाले बच्चे, ये सोशल डेवलपमेंट है ना 47, देखना इसमें क्या दिया हुआ है, मैं ही देख लेती हूँ, रहने दो। अच्छा, ये रहा। चलो इसको भी हम स्किप करते हैं,
इसको सोशो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी को, अगर दिखेगा वाइगोस्की का थ्योरी तो हम डिस्कस करते हैं। चलो लिखो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। देखो नैतिक विकास का सिद्धांत दो लोगों ने दिया था। सबसे पहला थ्योरी दिया था जीन पियाजे ने, हमेशा याद रखना। पहले जीन पियाजे ने थ्योरी दिया था, उसके बाद कोलबर्ग ने दिया था। ये दिया है आपकी बुक में, हिंदी की बुक में दिया है। एक सेकेंड, पेज नंबर 34 पे, पेज नंबर 34 निकालिए हिंदी की बुक में। और इंग्लिश की बुक में दिया है ये पेज नंबर 25। हाँ 21। अब ना थोड़ा सा देखो सिलेबस में फर्क है, हिंदी में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अलग हैं, इंग्लिश में अलग है। ठीक है, तो इंग्लिश की बुक में मुझे जीन पियाजे वाला क्वेश्चन नहीं दिखा, मोरल डेवलपमेंट। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेना। तो सबसे पहले 1932 में जीन पियाजे ने थ्योरी दिया था, इन्हीं की थ्योरी के बाद 1956 में कोलबर्ग ने थ्योरी दिया था। हम समझेंगे मोरल डेवलपमेंट होता क्या है। कोई बताएगा मुझे मोरल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? नैतिक विकास हम किसको कहते हैं? बोलो। नैतिक विकास किस... अम, हम्म नैतिक विकास किसे कहा जाएगा? अरे मैम राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस। हाँ, जब बच्चा सही और गलत में डिफरेंस कर पाता है तो उसको हम कहते हैं मोरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जो जीन पियाजे थे ना, जीन पियाजे ने देखिए क्या किया, बच्चों के मोरल डेवलपमेंट को असेस करने के लिए बच्चों को कई सारी कहानियां सुनाई। ठीक है, जिसमें से दो कहानी मैं आपको भी सुनाऊंगी। चलो एक फाइल शेयर कर रही हूँ, देखना। ओके, देखो जरा। हाँ ठीक है आदित्य, मोरल डेवलपमेंट का वही मतलब होता है कि बच्चा जो है वो अलग अलग वैल्यूज एंड बिलीफ सीख पाता है, लेकिन उसका प्राइमरी फेज क्या होता है? अब छोटा बच्चा जो है वो 5 साल का 6 साल का बच्चा तो वैल्यूज को नहीं सीख पाएगा ना। तो इसको हम बच्चे में ये कैसे डेवलप होता है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये स्क्रीन पे आपको ओके। विजिबल होगा, मैं अभी हिंदी की फाइल भी दिखाऊंगी। थोड़ा सा मैं आपको पहले यहाँ पे दो स्टोरीज बताती हूँ। जीन पियाजे ने ना दो कहानियां सुनाई। दो बच्चे थे, एक का नाम था हेनरी, एक का नाम था जैक। ओके, तो ध्यान से सुनना कहानी को। तो पहले हम बात करते हैं हेनरी की। अब हेनरी जो था
एक सेकंड मैं देखती हूँ, अगर वो स्टोरी वाली फाइल भी है ना तो वो भी शो कर देती हूँ, मैं कहानी वर्बली बता देती हूँ। हेनरी जो था ना वो गार्डन में खेल रहा था। चलो, दो बच्चों की कहानी, एक है हेनरी, एक है जैक। हेनरी जो था वो गार्डन में खेल रहा था, तो उसकी मम्मा उसको बुलाती है डिनर के लिए, लंच करने के लिए, सॉरी नॉट डिनर, लंच के लिए बुलाती है। तो वो जैसे ही घर में आता है, तो जैसे ही वो दरवाजा दरवाजा जो है वो ओपन करते हैं, वो जो डोर था वो टेबल से लगता है, और टेबल पे ना 15 कप रखे हुए थे, वो टूट जाते हैं। सुना सबने? अब दूसरी स्टोरी है, वो जैक की है। जैक को फ्रूट जैम बहुत पसंद है, और उस वो मतलब उसको फ्रूट जैम खाना बहुत पसंद है। अब जैसे उसकी मम्मा एक दिन मार्केट जाती हैं, तो उसके ना मन में आता है कि क्यों ना मैं फ्रूट जैम को थोड़ा सा खा लूं, मम्मा तो सिर्फ थोड़ा सा देती है, मैं पूरा फ्रूट जैम खा जाऊं। तो वो किचन में जाता है, फ्रूट जैम का जार को उतारने की कोशिश करता है। इतने में क्या होता है, जार नीचे गिरता है और टूट जाता है। दोनों स्टोरी सबने सुन ली। अब मुझे बताओ, दोनों में से कौन सा बच्चा शरारती है? मैम जैक। जैक शरारती है, ओके। सारे बच्चों को जैक ही शरारती लग रहा है? अच्छा, जैक शरारती क्यों होगा? मैम हेनरी से तो वो गलती से टूटा था, बट जैक ने इंटेंशनली किया। एडिशनली किया, यस। अब यहाँ पे जब छोटे बच्चों से पूछा गया ना ये सवाल, लगभग 5 साल से लेकर 10 साल के बच्चों से जब सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा हेनरी शरारती है। अरे उसने 15 कप तोड़े हैं, उसको सजा मिलनी चाहिए। और जब 10 साल से ऊपर के बच्चों से पूछा गया कि बताओ उन दोनों में से शरारती कौन है, किसको सजा मिलनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जैक को सजा मिलनी चाहिए। उसकी इंटेंशन गलत थी, उसने अपनी मम्मा की एब्सेंस में क्या किया, जार को चुराने की कोशिश की। हेनरी से तो गलती से टूट गया। अब इन्हीं सारे पॉइंट्स को लेकर ना इन्होंने अपना थ्योरी दिया। इन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अलग अलग तरह से थॉट डेवलप करते हैं। तो इनका मानना था, प्याजे जो हैं वो बिल्कुल भी, प्याजे देखो लिखा है ना, प्याजे वाज इंटरेस्टेड नॉट इन व्हाट प्रिंसिपल व्हाट चिल्ड्रन डू। वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि बच्चे क्या करते हैं, वो इसमें इंटरेस्टेड थे कि वो सोचते कैसे हैं। इन अदर वर्ड्स, उनका मानना था कि बच्चा जो है वो मोरल रीजनिंग करता है, तो वो उसको समझना चाहते थे। प्याजे जो है वो इस चीज को जानना चाहते थे कि जो रूल्स, बच्चा जब गेम खेलता है तो वो जो रूल्स है वो आते कहाँ से हैं, क्या रूल्स को बदला जा सकता है, और ये रूल्स बनाता कौन है ना। ये तो बच्चों के जो गेम्स हो रहे होते हैं उसमें ये नियम कौन बनाता है कि भाई पनिशमेंट मिलना चाहिए, इसने रूल तोड़ा है, ये सब चीजें बच्चे का समझना चाहते थे प्याजे, जिसके लिए इन्होंने स्टोरी बताई। अब इसके बाद इन्होंने जब देखा, तो मैं यहाँ पे एक फाइल और ऐड कर रही हूँ, वेट। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि 5 से जो तकरीबन 9 या 10 साल के जो बच्चे होते हैं, इनका जो मोरल डिसीजन होता है ना, वो किस पे बेस्ड होता है, कॉन्सिक्वेंसेस पे, मतलब परिणामों पे। कि भाई कोई भी काम करने के पीछे, उसके पीछे रीजन क्या है ना, परिणाम क्या मिलेगा हमें। और जो 9 साल से लेकर जो ऊपर की एज का बच्चा होता है, वो किस पे, उसके मोरल डिसीजंस किस पे बेस्ड होते हैं, इंटेंशन पे। कि अगर मैं कोई काम करता हूं तो उसके पीछे उसकी नीयत कैसी है, उसकी इंटेंशन कैसी है। बात समझ आया? जिसके बिहाफ पे इन्होंने कहा कि 5 से 9 साल के बच्चे में जो मोरल डेवलपमेंट होता है, उसमें अथॉरिटी का मेन रोल होता है। वो हर चीज के रूल्स को फिक्स्ड देखते हैं कि भाई अगर कुछ गलत किया तो उसके पीछे मुझे परिणाम भी उसका भुगतना पड़ेगा। लेकिन 9 साल से ऊपर का बच्चा जो है वो देखता है कि अगर कोई एक्शन लिया गया है तो उसके पीछे इंटेंशन क्या थी। तो इसके बिहाफ पे इन्होंने 2 स्टेजेस में डिवाइड की अपनी थ्योरी को। पहली स्टेज है, मैं यहाँ पे इसको बना रही हूँ, देख लेना। 2 स्टेजेस थे, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 का नाम है हेट्रोनोमस। हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, परायत्तता की अवस्था। स्टेज 2 का नाम है ऑटोनोमस स्टेज, स्वायत्तता की अवस्था। अब इन्होंने यहाँ पे एज रखा 5 साल से लेकर 9 साल की एज, और ऑटोनोमस में था 9 साल से ऊपर के बच्चे। हेटेरोनोमस में इन्होंने कहा कि बच्चा यहाँ पे ना रूल्स को फिक्स्ड देखता है, रूल्स आर फिक्स्ड, वे नियम स्थिर हैं।
अगर हमने गलती की है तो हमें पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अथॉरिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड। यहीं पे ऑटोनॉमस कहते हैं कि देखिए रूल्स आर फ्लेक्सिबल, रूल्स आर फ्लेक्सिबल। मान लीजिए अगर किसी से कोई, मान लीजिए कोई नियम टूट जाता है और उसके पीछे उसने जानबूझ के उस नियम को नहीं तोड़ा, तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। तो ये नियमों में लचीलापन देखते हैं, नियमों में परिवर्तन या लचीलापन, और ये नियमों को स्थिर देखते हैं, नियमों में स्थिरता। तो इन्होंने इसके आधार पर दो भागों में बांट दिया कि 9 साल के बाद ही बच्चों में मोरल रीजनिंग डेवलप हो पाती है। फटाफट लिख लीजिए। हटा दूं? देखिए ये रहा हिंदी में भी, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे। डन? चेंज करूं? देखा है ना, बड़ों के नियम को स्रोत के रूप में देखते हैं, बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं, और इसमें कार्य का परिणाम को इंपॉर्टेंस, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इंटेंशंस को नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यह है दूसरी स्टेज। स्टेज ऑफ ऑटोनॉमस। कार्य का इरादा को ज्यादा, इंटेंशन को इंपॉर्टेंस देते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैम ये दो स्लाइड्स इंग्लिश में भी होगा, मैं वही देख रही ऑटोनॉमस और हेटेरोनॉमस में? हूँ, मैं दिखा देती हूँ आपको। यस मैम। 2 सेकंड्स दे, शेयर कर रही हूँ। मैम हम्म। मैम ये ऑटोनॉमस और हेटेरोनॉमस जो हमारे बुक है हिंदी की, उसमें कहाँ पर है? वो मिल नहीं रहा। मुझे आवाज नहीं आ रही, कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, थोड़ा सा लाउड बोलो। मैम ये ऑटोनॉमस और हेटेरोनॉमस है ना, बुक में कहाँ पे, कौन से पेज नंबर पे है? बच्चे आपकी वॉइस बहुत ज्यादा, योर वॉइस इज क्रैकिंग, आप ना वो कर दो, टेक्स्ट कर दो। मैम शी इज आस्किंग कि ऑटोनॉमस और हेटेरोनॉमस बुक में कहाँ पे है? तो नमके कुछ तवज्जो परवे ने कर दिया था आपको। किताब आप देने लोग ऑडिबल नहीं हो, चक्कर प्लीज आप मुझे टाइप। हम्म। पानी लाओ। म्यूट योरसेल्फ प्लीज।
एक सेकंड। चलो ये इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लेंगे। अभी मैंने बोला था इंग्लिश की बुक में ये थ्योरी गिवन नहीं है, हिंदी की बुक में दिया हुआ है। आप इंग्लिश वाले बच्चे लिख लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ मुझे पता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आराधना, हिंदी की बुक में दिया हुआ है, मैंने पेज नंबर भी बता दिया था। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो हिंदी की बुक में होंगे, इंग्लिश में नहीं होंगे, और वो आपको पढ़ने होंगे। हिंदी की बुक में मिल गया ये आपको? Yes, ma'am. नो मैम, पेज नंबर 34 पे 34, तो ये लिखा हुआ है। पेज नंबर 34 हिंदी की बुक में 34। प्याजे द्वारा यस मैम, प्रतिपादित व्हाट इज लेटर मॉरल? क्लास के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। यस मैम। मिल गया ना? हाँ, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट डाउन कर लीजिए। डन? Yes, ma'am. अच्छा, तो अभी हमने ये प्याजे का थ्योरी किया है। प्याजे की थ्योरी में हमने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया था। इनके स्टेजेस का नाम याद रखना, ऑटोनॉमस एंड, सबसे पहला है हेट्रोनॉमस, सेकंड है ऑटोनॉमस। अच्छा, प्याजे ने साथ में ये भी कहा कि जो बच्चे जन्म से लेकर 5 साल के बच्चे जो होते हैं, इन बच्चों को ना इन्होंने अनोमी स्टेज में रखा। अनोमी मीन्स ऐसे बच्चे जिनका जो बिहेवियर होता है ना ही मोरल होता है ना ही इमोरल होता है। तो इन्होंने कहा 5 साल तक के बच्चे जो है वो हर चीज में क्या देखते हैं, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, दर्द से बचना चाहते हैं, है ना, तकलीफ से बचना चाहते हैं। तो उनका मोरल डिसीजन ना ही, जो डिसीजन है ना ही वो मोरल होते हैं ना ही इमोरल होते हैं, इसलिए इन्होंने 5 साल तक के बच्चों को कंसीडर नहीं किया। ठीक है, अभी जो हमने आज क्लास में किया है, किसी को कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट ही है, तो नया थ्योरी हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। मैम एक बार ये ऑटोनोमस की दिखा सकते हैं स्लाइड, सिर्फ हाँ, हेट्रोनोमस। दोनों ही थी उसमें ना। हाँ हाँ सॉरी, ठीक है, थैंक यू। शो करना है दोबारा? नहीं मैम, थैंक यू। ओके, हटा देती हूँ। एक ये सिंबॉलिक, मैम ऑटोनोमस में रेसिप्रोसिटी थी, वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ देखो मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड। सिंबॉलिक प्ले भी बता देती हूँ। अभी एक बच्चे ने पूछा है, सिंबॉलिक प्ले का मतलब हो गया कि बच्चा ना जब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को, अलग अलग चीजों को यूज करके ना अलग अलग गेम्स को प्रिटेंड करता है। लाइक मोबाइल फोन के लिए उसने क्या किया, रिमोट को उठाया, फोन बना लिया, गले में दुपट्टा बांधा, सुपरमैन बन गया। तो बच्चे करते हैं ना अपने आप को टीचर टीचर वाला गेम, लाइक डॉक्टर वाला गेम, उसको सिंबॉलिक प्ले कहा जाता है। हाँ जी, कहाँ पे था? कुछ कह रहे थे ना, कहाँ पे लिखा हुआ है रेसिप्रोसिटी? और मैम पहले जब आपने हिंदी में दिखाया था ना, उसमें था रेसिप्रोसिटी। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग रिलेटेड टू दिस। ओके, तो मैं इसके लिए 2 पॉइंट समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। रेसिप्रोसिटी क्या है, ये कैसे आया? देखो प्याजे ने ना इसके अलावा 2 टाइप्स के टर्म्स और बताए थे कि देखिए स्टेज 1 में ना एक टर्म, एक और बिहेवियर बच्चे में डेवलप होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बच्चा क्या करता है, इमिनेंट जस्टिस करता है। तभी आप रेसिप्रोसिटी समझ पाओगे। इमिनेंट जस्टिस, तत्कालीन न्याय, ये होता है हमारा स्टेज 1 में।
अब इमिनेंट जस्टिस या तत्कालीन न्याय का मतलब क्या होता है? लाइक कहते हैं नहीं, पनिशमेंट विल फॉलो, ऑटोमेटिकली विल फॉलो बैड बिहेवियर, ये वो वाला होता है। जैसे कर्मा वाला टर्म यूज करते हो ना, हम गलत करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ गलत पनिशमेंट मिल जाता है। तो इन्होंने इसके लिए भी एक स्टोरी सुनाई थी कि एक बच्चा था, वो पड़ोस के ही वाड़े से ना मुर्गियां चुरा लेता था। तो एक दिन ना उसके मालिक ने ना उसको पकड़ लिया और बहुत मारा। तो इस एज के बच्चों ने कहा बढ़िया किया ना, उसने गलत किया था, देखो उसे तभी उसको क्या मिल गई, पनिशमेंट मिल गई। तो इमिनेंट जस्टिस का मतलब क्या होता है कि जो हम गलत काम करते हैं उसके बदले में हमें क्या मिलता है, पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये स्टेज 1 के बच्चों में डेवलप हो जाता है कि कुछ भी गलत करेंगे पनिशमेंट मिलेगा। तभी जो स्टेज 2 के बच्चे हैं ना, इनमें डेवलप होता है रेसिप्रोसिटी या फिर रेसिप्रोकल बिहेवियर या रेसिप्रोसिटी इन जस्टिस। इसको हम कहते हैं पारस्परिक न्याय। पारस्परिक का मतलब क्या हुआ कि अगर इंटेंशन गलत है तो ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर कोई एक्शन किसी गलत इंटेंशन की वजह से नहीं हुआ है तो पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। देखो इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप कोर्ट में जाते हो, मैं मान लो एक ने इंटेंशनली किसी का मर्डर किया और एक ने अपने बचाव के लिए किसी का मर्डर किया, क्या दोनों को बराबर पनिशमेंट मिलेगा? नो। अपनी नो। फैमिली को बचाने के लिए सर्कमस्टांसिस के चक्कर में उससे मर्डर हो गया, और एक ने जानबूझ के बहुत गुस्से में मर्डर कर दिया। तो यहाँ पे कोड भी क्या दिखाता है, रेसिप्रोसिटी दिखाता है। ओके। आया समझ? चलो हम्म। ओके, और कोई डाउट किसी बच्चे का? बाकी जो क्लास होगी अब सैटरडे ही होगी, जहां से हमने छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके मैम। ओके बच्चों, बाय ओके बाय। द क्लास बाय। नेक्स्ट